हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक फ्रेश लेक्चर फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट में डार्क रिएक्शन। आज के टॉपिक में पहले हम लोग केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे जो लिंक बनाएगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। और आज जानेंगे कि कैसे रुबिस्को अलग है एक नॉर्मल एंजाइम से। तो ये सारी डिटेल्स आज के लेक्चर में देखेंगे और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा डार्क रिएक्शन से। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने जो आपसे पूछा था कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, इट इज अ रिडक्शन। और रिडक्शन भी बेटा ये ऐसा है जिसमें एनर्जी रिक्वायर है और वो एनर्जी NADPH से आएगी जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया है। क्लियर। दूसरा, ये रिडक्शन है जहां पर इनऑर्गेनिक CO2 को हम ऑर्गेनिक C6H12O6 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक स्पेशल टाइप का रिडक्शन है और यही रिडक्शन हमारे लिए लाइफ का बेसिस है, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जो इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक में। हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि कैसे हमारे पास लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग फिर किसकी तरफ, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग लास्ट क्लास में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS2 एंड PS1। PS2 लोकेटेड है ग्रेनल थाइलाकॉइड पे, रिपीट कर रहा हूं, PS2 इज लोकेटेड ऑन ग्रेनल थाइलाकॉइड और PS1 हमारे पास कहां लोकेटेड है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पे। ठीक है, एज वेल एज ग्रेनल, दोनों पे, स्ट्रोमल और ग्रेनल दोनों पे है, लेकिन PS2 स्पेशली किस पर है, ग्रेनल थाइलाकॉइड पे। तो हम लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, हमारे पास ये जो है बेटा, ये जो है ये PS2 है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को दिया जिसका नाम हमने पढ़ा था फियोफाइटिन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसे हम ऐसे याद करते थे PQCP, मींस फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। ये लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में प्रॉपरली इसको पढ़ा था। अब ये PS1 है जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर पे, दैट इज PS1, है ना, PS1। और फिर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर उसको हम FES बोल देते हैं बेटा, है ना। बहुत सारी बुक्स में X लिखा हुआ है तो बहुत हम लोग इसको जो लेते हैं FES ले लेते हैं। वहां से एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर FD और वहां से फाइनली मिलता है NADP प्लस को। और एंजाइम का नाम NCERT ने जब चेंजेस किए थे तो एंजाइम का नाम FNR दिया था, फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। क्लियर है। तो लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस कौन करता है, PS2 पानी तोड़ता है और PS1 क्या बनाता है बेटा, NADPH की सिंथेसिस करता है। क्लियर। अब इस चीज को हम आगे लेकर जाएंगे और डिटेल्स पढ़ेंगे किसकी, लाइट रिएक्शन की। पर मेरी बात सुने ध्यान से, देखिए, चाहे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, दोनों में ATP बना। अब हमें यह एक्सप्लेन करना है कि लाइट रिएक्शन में ATP बना कैसे। समझो ध्यान से, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था और फिर वो ऐसे आया PS1 के बीच में, यहां हम ATP सिंथेसिस अगर कर रहे हैं तो वो हुई कैसे, उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये चीज समझ आ रही है। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताएगा कि हाउ ATP सिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जरा एक बार उस हाइपोथेसिस पे जाते हैं, उसके बेसिक समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो बेटा। स्टार्ट करेंगे केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस को। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब मैं आपको ATP सिंथेसिस वर्ड यूज करता हूं, इस हाइपोथेसिस को देने वाले साइंटिस्ट का नाम जो है दैट इज पीटर मिचेल। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले आप ये समझिए कि एटीपी सिंथेसिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉस्फोराइलेशन। जब हम ATP बनाते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं, क्योंकि फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं हम लोग फॉस्फोराइलेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। हम ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि नेचर में, ध्यान से सुनेंगे, हम ये कहते हैं नेचर में ATP तीन तरीके से बन सकती है। देयर आर थ्री मेथड्स बाय विच
एटीपी सिंथेसिस अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ऑल पॉसिबल सिंथेसिस मैकेनिज्म आर ऑफ 3 टाइप। एटीपी बनने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे फर्स्ट मेथड जो है, हम कहते हैं 3 मेथड्स हैं एटीपी बनने के। इस हाइपोथेसिस को समझने का बैकग्राउंड बना रहे हैं। 3 मेथड टू सिंथेसाइज एटीपी। क्लियर? सिंथेसाइज एटीपी। फर्स्ट जो है जिसे हम डायरेक्ट सिंथेसिस कहते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट सिंथेसिस? डायरेक्ट सिंथेसिस का मतलब ये होता है, ध्यान से देखेंगे, कि एक कंपाउंड ए है, वो कन्वर्ट हुआ बी में। इस कंपाउंड से बी बनते वक्त काफी एनर्जी निकली और हमने क्या किया, या इस पे हमारे पास क्या था बेटा, इस कंपाउंड पे हमारे पास क्या था, फॉस्फेट था। इसका फॉस्फेट मैंने किसको दे दिया, बी को दे दिया, और बी पर ऐसे फॉस्फेट जुड़ गया। ठीक है, बी पर फॉस्फेट जुड़ गया, या हम इस चीज को इस तरीके से बोल सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब इस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को, पाइरुवेट से हम क्या बनाते हैं, पाइरुविक एसिड। ये लास्ट रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। इसमें क्या हुआ, हमने एडीपी कंपाउंड लिखा, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का जो फॉस्फेट है किसको मिल गया, हमारे पास एडीपी को, और फाइनली मेरे पास क्या बन गया, एटीपी। तो सबसे पहला एटीपी सिंथेसिस का तरीका है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब एक रिएक्शन में डायरेक्टली एटीपी बन जाना। इस तरह की एटीपी सिंथेसिस का एक नाम यूज करते हैं, और इस साल 2000 हम बोलते हैं 2020 में क्वेश्चन आया भी था कि क्रैब साइकिल में डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस कितनी होती है। उस डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हमें सबसे पहले यह समझ आना चाहिए एटीपी सिंथेसिस के 3 तरीके। सबसे पहला यह है डायरेक्ट। डायरेक्ट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें किसी कंपाउंड का फॉस्फेट एडीपी को मिलता है और क्या बन जाता है, मेरे पास एटीपी बन जाता है। दैट इज डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। अब दूसरा सुने बेटा, दूसरा हमारे पास यूज करता है, सेकंड मेथड है, और हमारे पास जो थर्ड मेथड है, दे बोथ यूज दिस हाइपोथेसिस। समझो, सेकंड मेथड है जिसका नाम हम रखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और थर्ड मेथड हम रखेंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और थर्ड मेथड हम रखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये वाला जो रहेगा ये यूज होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां यूज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होगा क्लोरोप्लास्ट में। अभी आपने सिर्फ क्या सीखा, ध्यान से सुने। आपने अभी ये सीखा कि एटीपी सिंथेसिस के 3 मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट बनना। डायरेक्ट कैसे बनेगा, एक हाई एनर्जी कंपाउंड अपनी एनर्जी किसको दे देगा, एडीपी को दे देगा, और वो क्या बना देगा, एटीपी। डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस ये हमारे पास रेस्पिरेशन में कई स्टेप्स में होता है। अदर 2 मेथड, एक क्लोरोप्लास्ट में है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में है, वो इस हाइपोथेसिस का यूज करता है, जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैसे यूज करेगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझें ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, इस चीज को समझें बेटा आप। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है, देखें जरा, कि ये बोलती है बेटा कि हम ये कह रहे हैं बेटा कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, वो इस हाइपोथेसिस को यूज करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास, वो इस हाइपोथेसिस को यूज करेंगे बेटा। वो क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को हमारे पास क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज दिस हाइपोथेसिस, क्या है, यूज दिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैसे, जरा देखते हैं बेटा, कैसे करेगी जरा देखते हैं। आपने ये समझना है, ये देखिए, आपने ये समझना है कि मान लो ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान से देखना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें मेरे पास क्या है बेटा, देखो इधर हमारे पास इसमें वो स्ट्रक्चर है जिनको आप थाइलाकॉइड कहते थे, थाइलाकॉइड है। ध्यान से देखना बेटा,
ये थाइलाकॉइड्स हैं। एनसीईआरटी कहती है कि किसी तरीके से समहाउ हम इसमें H प्लस इकट्ठा कर लेंगे। किसमें इकट्ठा कर लेंगे? H प्लस। यहां पे ये कौन सी जगह है जहां H प्लस इकट्ठा कर रहे हैं? हम इसे कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। ल्यूमन किसका? थाइलाकॉइड का। तो हम थाइलाकॉइड के ल्यूमन में H प्लस इकट्ठा करेंगे और जब वो इस प्रोटीन से, जिनके नाम होते हैं हमारे पास, इस प्रोटीन से बाहर जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, जब वो इस प्रोटीन से बाहर जाएगा जिसका नाम F0 है और उस पर एक हेड है F1, मतलब हमने ये बोला कि एक चैनल है जिसका नाम F0 है और एक हेड लगा हुआ है F1। हमने कहा है कि हम थाइलाकॉइड के अंदर किसी तरीके से कैसे करेंगे वो हम बताएंगे अभी। H प्लस इकट्ठा करेंगे, ऐसे H प्लस इकट्ठा करेंगे यहां भी सब जगह, और इन पे हमारे पास ये लगा होगा F0 F1 लगा होगा। F0 क्या है? चैनल। F1 हेड है, मतलब एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, प्रॉपर चैनल है F0, उसमें से प्रोटोन पास हो सकता है और उसके इस साइड पर, जिस साइड पे वो जाएगा, जैसे H प्लस इधर जाएगा तो इसी साइड पर एक हेड लगा होता है, उसे F1 कहते हैं। तो F0 हमारे पास चैनल है, एक तरह का चैनल है, और F1 मेरे पास क्या है? हेड है। तो हाँ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर मुझे, ध्यान सुने, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि एटीपी बनाने की मेरे पास चार, मतलब एटीपी बनाने के लिए मेरे को चार रिक्वायरमेंट है। मींस फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी वी रिक्वायर 4 कंडीशंस, या 4 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, मान लो यहां 100 H प्लस है तो अंदर 200 है, मतलब H प्लस का ग्रेडियंट, डिफरेंस इन H प्लस कंसंट्रेशन। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि एटीपी बनाने के लिए, टू सिंथेसाइज एटीपी बनाने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, 4 रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहली कंडीशन है H प्लस का ग्रेडियंट। H प्लस का ग्रेडियंट का मतलब होता है H प्लस की कंसंट्रेशन में अंतर। मतलब क्या हुआ? यहां पर H प्लस ज्यादा हुआ और यहां H प्लस कम हुआ, तो कहीं पर आप H प्लस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ले आओ। दैट इज फर्स्ट कंडीशन टू मेक एटीपी। दिमाग में बिठाओ इस बात को। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या करेगी? एटीपी बनवाएगी किसमें? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट वी आर सीइंग इन क्लोरोप्लास्ट। हम लोग किसमें देख रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो हमने कहा एटीपी बनाने के लिए इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 4 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन है कि आपको H प्लस का ग्रेडियंट चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा? H प्लस का ग्रेडियंट चाहिए। नाउ व्हाट इज H प्लस ग्रेडियंट? H प्लस ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरफ H प्लस ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा लो पीएच, एक तरफ H प्लस कम, मतलब अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन हाई हो। दैट इज H प्लस ग्रेडियंट। सेकेंड है इंटैक्ट मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटैक्ट मेम्ब्रेन? हमारे पास क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें मेम्ब्रेन के आर पार, जैसे मान लो मैं कहता हूं पोटेशियम हो गया, वो लीक करके निकल जाती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम, देखो दिस इज मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर है दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड। नाउ ये H प्लस जो है वो इससे लीक करके बाहर ना चला जाए, वो सिर्फ किससे जाए? F0 F1 से जाए। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो H प्लस को डायरेक्टली अपने आप बाहर जाने ना दे, सिर्फ किससे अलाउ करे? F0 F1 से, उसे हम कहेंगे इंटैक्ट मेम्ब्रेन। उसके अक्रॉस लीकेज अलाउ नहीं है, H प्लस अपने आप ना चला जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट है बेटा कि हम किसी तरीके से प्रोटोन को पंप करेंगे। प्रोटोन पंप का मतलब यह होता है मैं कुछ ऐसा करता रहूंगा कि प्रोटोन अंदर भी आता रहे, तभी जब वो बाहर जाएगा तो एटीपी बनेगी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एटीपी बनाने के लिए मेरे पास 4 रिक्वायरमेंट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर, ये रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है। इनमें हम करते क्या है? सबसे पहले H प्लस यहां इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उस H प्लस को हम F0 F1 से जब ले जाएंगे तो F0 क्या है? देखो इधर बेटा, हमारे पास कुछ ऐसा होगा। F0 एक चैनल है, ऐसे ध्यान से सुनो बेटा, F0 एक चैनल है, उसमें से जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें से जब ऐसे जा रहे हैं तो ये हेड होता है, ये हेड घूम जाता है ऐसे। अगर आप डायग्राम देखें प्रॉपरली, हेड जो होता है वो इस तरीके से होता है। आप देखिए इस तरीके से, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं H प्लस ज्यादा है, ये देख रहे हो H प्लस ज्यादा है, तो ये F0 से जाता है और ये लगा होता है हेड F1। ये हेड ऐसे घूम जाता है
तो यहां पर हमारे पास एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। मतलब हम यहां पे ये समझ रहे हैं, हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि जैसे मान लो H प्लस यहां ज्यादा हो गया, यहां H प्लस कम है। ये कौन सी जगह है? ये स्ट्रोमा है। अगर स्ट्रोमा में ल्यूमन के कंपैरिजन में H प्लस कम है तो H प्लस यहां से मूव करेगा, किससे आया? F0 से। ठीक है, किससे आया? F0 से। और F1 हेड है, F1 ऐसे रोटेट कर जाता है। रोटेट करने से क्या होता है? इसमें मेरे पास एडीपी एंजाइम होता है जो एडीपी और पीआई को इकट्ठा करके एटीपी बना देता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हमें ये समझना है हम H प्लस यहां इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। जब आप यहां H प्लस इकट्ठा कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, तो वो H प्लस किसके थ्रू मूव करेगा? F0 F1 के थ्रू। नाउ व्हाट इज F0? F0 एक चैनल है। चैनल मतलब जिसमें से कोई चीज मूव कर सकती है, आयन टाइप से। ठीक है। दूसरा F1 हेड है। हेड क्या करेगा? रोटेट करेगा। एनसीईआरटी लिखती है कन्फॉर्मेशनल चेंज। नाउ व्हाट इज कन्फॉर्मेशनल चेंज? इट विल रोटेट। ऐसे वो रोटेट कर जाएगा। जब वो रोटेट करेगा उस एनर्जी से एडीपी और पीआई को कंबाइन करके एटीपी बना देंगे। तो सिंपल कहानी ये है, एटीपी बनाने के लिए आप H प्लस यहां इकट्ठा करो, जब इसको बाहर लेकर जाओगे तो मेरे पास एटीपी बनेगी। मैंने जो बात डिसकंटिन्यू करी फिर कंटिन्यू कर रहा हूं उसे। देखो क्या कहा मैंने कहा एटीपी बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस वी हैव 4 रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, H प्लस का ग्रेडियंट, मतलब H प्लस का डिफरेंस, एक जगह ज्यादा एक जगह कम। ठीक है, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, इस साइड H प्लस ज्यादा इस साइड H प्लस कम, तो H प्लस जाएगा तो एटीपी बनेगी। दूसरा, इंटेक्ट मेम्ब्रेन, मतलब H प्लस सिर्फ किससे जाए? हमारे पास चैनल से जाए और किसी तरीके से H प्लस मूव ना करे, दैट इज नोन एज इंटेक्ट मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटेक्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। हम कहते हैं कि ये इंटेक्ट मेम्ब्रेन का मीनिंग ये हुआ कि H प्लस किसी और तरीके से मूव ना करे, वो सिर्फ मेम्ब्रेन से जाए। और कैसे? F0 F1 से जाए, है ना, कैसे और ना जाए। इंटेक्ट का मतलब ये होता है, इंटेक्ट मतलब टूटी भी नहीं है। टूटने का मतलब क्या है? ये वेस्ट ना हो जाए। जैसे हमने किसी तरीके से H प्लस इकट्ठा किया और वो खराब ना हो जाए, वो जाए F0 F1 से, क्योंकि एटीपी बनाना है। तीसरा है प्रोटोन पंप, मुझे क्योंकि एटीपी बनना चलता रहे, ध्यान से सुनेंगे, एटीपी सिंथेसिस हमारे पास चलती रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो बेटा, उसके लिए हम करने वाले हैं, हम क्या करेंगे बेटा? प्रोटोन का क्या लाएंगे? पंप। नाउ व्हाट इज प्रोटोन पंप? ध्यान से सुनो, व्हाट इज प्रोटोन पंप? प्रोटोन पंप क्या रहेगा? जो किसी तरीके से यहां ल्यूमन में H प्लस को लाता रहे ताकि एटीपी बनती रहे। जैसे यहां H प्लस लाते रहे, एटीपी बनती रहे। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है F0 F1 पार्टिकल। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पूरी हुई, तो हम कहेंगे एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। दोनों डायग्राम को अगर हम साथ देखें तो आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। देखो ध्यान से बेटा, मान लो दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये थाइलाकॉइड है, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर मेम्ब्रेन है जो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। ये देखिए ऐसे, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर हो गए। एनसीईआरटी कहती है कि मुझे 4 रिक्वायरमेंट है। पहला, मुझे कहीं पर क्या करना है? H प्लस ज्यादा करना है, तो मैंने यहां H प्लस ज्यादा कर दिया एज कंपेयर टू दिस। ये जगह क्या है? स्ट्रोमा। ऐसे ही हमारे पास दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर है। एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच की जो जगह है, इसके बीच की जो जगह है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसे हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब मैंने क्या करना है बेटा? मैंने यहां पर H प्लस कलेक्ट करना है। जैसे यहां मैंने H प्लस कलेक्ट किया, ऐसे ही H प्लस में यहां कलेक्ट करूंगा, इस जगह पे, है ना। ये कुछ ऐसा है कि आपने यहां H प्लस कलेक्ट कर लिया और ये मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के केस में H प्लस कहां ज्यादा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है। दूसरा, इस पे मेरे पास इस पर भी क्या लगा हुआ है? ये F0 F1, ये देख रहे हैं, दिस इज F0 एंड दिस इज F1, ये लगा हुआ है F0 F1, दिस इज F0 और ये मेरे पास क्या है? F1 है। क्लियर? तो ये H प्लस भी बाहर आ सकता है और एटीपी बनेगी यहां से।
ये वापसी किस में आएगा, इसमें किस में आ रहा है, ये मैट्रिक्स में आ रहा है और एटीपी बन रही है, कौन आ रहा है H+। तो H+ यहां से मूव करेगा तो हमें ये चीज देखिए, ऐसे ही यहां पर लगा हुआ है हमारे पास, कौन इधर लगा हुआ है F0 F1, ठीक है, और H+ इसमें से मूव करेगा तो एटीपी बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि मुझे यहां भी 4 रिक्वायरमेंट चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोटॉन ग्रेडियंट, मींस यहां H+ ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर, ठीक है, आउटसाइड दिस H+ कंसंट्रेशन इज हाई, हियर आल्सो यहां H+ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, सही है। H+ मेरे पास कहां ज्यादा है, आप देख रहे हो दिस स्पेस, यहां H+ ज्यादा है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, क्लियर। दूसरी चीज, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन हैज टू बी इंटैक्ट। H+ अपने आप इसमें से मूव नहीं करना चाहिए, हमेशा वो इट मूव ऑलवेज थ्रू F0 F1 के थ्रू, हमेशा वो F0 F1 से जाए, इसमें भी इससे अपने आप बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको हमेशा ऑलवेज इससे जाना चाहिए जिसे आप F0 F1 कह रहे हो, दैट इज इंटैक्ट मेम्ब्रेन। थर्ड रिक्वायरमेंट इज हमारे पास क्या चाहिए बेटा, प्रोटॉन पंप, मतलब समहाउ मुझे प्रोटॉन को लगातार यहां मूव भी कराना है या यहां बढ़ाना है, ताकि, क्योंकि उससे क्या होगा बेटा, वो ग्रेडियंट बना रहेगा, मतलब वो अंतर बना रहेगा, तभी तो एटीपी बनती रहेगी, नहीं तो रुक जाएगी। तो मुझे प्रोटॉन पंप चाहिए, मतलब मुझे किसी तरीके से प्रोटॉन को यहां इकट्ठा करना है, जब वो वापसी ऐसे आएगा तब एटीपी बनेगी। वापसी आने का मतलब जब वो F0 F1 से वापसी किस में आएगा, मैट्रिक्स में, तो मुझे किसी तरीके से इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है बेटा, वो ग्रेडियंट बनाना है, वो क्या करना है, ग्रेडियंट बनाना है। ये चीज समझ आ रही है, मुझे किसी तरीके से यहां H+ बढ़ाना है। तो फर्स्ट इज हमारे पास H+ ग्रेडियंट, सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, थर्ड हमने कहा प्रोटॉन पंप, फोर्थ है F0 F1 पार्टिकल, दोनों में है। क्लोरोप्लास्ट वाले के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं CF0 CF1, क्लियर, और इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं F0 F1। यहां C लिखने का मतलब सिर्फ क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट करना है, हम इसकी बात कर रहे हैं F0 F1 की। तो ये चारों रिक्वायरमेंट दोनों में सेम है। कैमी का मतलब होता है केमिकल H+, ऑस्मोसिस का मतलब मूविंग अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में एटीपी जो बनता है वो सिमिलर तरीके से बनता है कि H+ इकट्ठा करके उससे एटीपी बना रहे हैं, पर ये H+ इकट्ठा करने के तरीके डिफरेंट है। यहां सनलाइट यूज होती है, तो इसलिए इसकी एटीपी सिंथेसिस को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, इसकी एटीपी को ये कहते हैं फोटोफॉस्फोरेशन, और इस वाले की एटीपी सिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पर कंपाउंड्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उससे एटीपी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में यहां H+ इकट्ठा किया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ये जो H+ इकट्ठा किया वो किसी की ऑक्सीडेशन से किया है। किसकी ऑक्सीडेशन से, NADH की, वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट आपको यह समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन की वजह से यहां H+ इकट्ठा किया है, सो इसकी एटीपी सिंथेसिस को कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर आपने सनलाइट यूज करके H+ यहां इकट्ठा किया है, इसलिए इसकी एटीपी सिंथेसिस को कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये आपका एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है। 3 तरीके होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां थर्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लास्ट 2 मेथड, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, these two depend on chemiosmotic hypothesis। ये दोनों chemiosmotic hypothesis पे डिपेंड कर रही है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये H+ आया कैसे। ध्यान से सुने, हम ये पढ़ेंगे कि ल्यूमन में हाउ ल्यूमन डेवलप H+। ल्यूमन में H+ आया कैसे, या हम बात करेंगे बेटा कि हाउ H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ल्यूमन, कैसे बढ़ाते हैं, ये चीज हम जानना चाह रहे हैं बेटा, ये चीज हम जानना चाह रहे हैं। ये देख लें, ये मेरे पास है क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज आउटर इनर मेम्ब्रेन,
ये मेरे पास थाइलाकॉइड है, ध्यान से सुन ले, दिस इज थाइलाकॉइड, और ये जगह मेरे पास क्या है, स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा। ये मेरे पास बेटा PS2 PS1, देखिए दिस इज PS2 एंड दिस इज PS1। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो H प्लस है, यहां ये H प्लस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमने जो 4 कंडीशन पढ़ी उसमें ये पढ़ा कि अगर यहाँ 100 H प्लस है तो मेरे पास यहाँ H प्लस मान लो 200 है, ये बढ़ेगा कैसे, मुझे यहाँ H प्लस बढ़ेगा कैसे, क्योंकि वो जब F0 F1 से जाएगा तो ATP बनेगी। कंडीशन ये है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस ल्यूमन के अंदर, दिस प्लेस इज नोन एज ल्यूमन, ल्यूमन, इस ल्यूमन के अंदर हम H प्लस कैसे बढ़ाएंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हम जानना चाह रहे हैं कि H प्लस ल्यूमन के अंदर हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि हम कैसे बढ़ा रहे हैं। देखिए आपको ये अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनिए, इसको बढ़ाने के बेटा 3 तरीके हैं, मैं जो आपको समझाऊंगा उसको समझना। देखो हमें H प्लस का क्या करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो जरा ये डायग्राम देखो, आपको समझ आएगी बात, आप ये डायग्राम देखो आपको समझ आएगी, एक बार देखिए फटाफट से। मान लो हम कैसे बनाएंगे, ये देखो, पहले क्लोरोप्लास्ट है, अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत इजी है बाकी चीजें समझना। हम कह रहे हैं कि 3 तरीके से, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, किसकी है ये, क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि मुझे इस थाइलाकॉइड में, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, दिस इज थाइलाकॉइड, मान लो ग्रेनल थाइलाकॉइड है, इस ग्रेनल थाइलाकॉइड के ल्यूमन में, क्योंकि ये बाहर वाली जगह जो है, दिस आउटर जगह, दिस इज स्ट्रोमा, तो इस स्ट्रोमा में H प्लस कम होना चाहिए, इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। यहां पर आपके पास क्या लगा हुआ है, PS2 फोटोसिस्टम 2, दिस इज PS1, PS1, ठीक है, क्लियर। और यहां पर आपके पास H प्लस बढ़ाना है, यहां आपके पास वो चैनल है जिसके थ्रू क्या मूव करेंगे आप, ये F0 है और ये आपके पास F1 है, इसके थ्रू आप क्या मूव करने वाले हैं, H प्लस को। सवाल ये है, कंडीशन ये है, यहां H प्लस बढ़ाया कैसे, इसके अंदर आप H प्लस कैसे इंक्रीज करोगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 3 तरीके हैं बेटा, देखना। मान लो इनिशियल कंडीशन है 100 H प्लस यहां है और 100 H प्लस अभी बराबर है, मुझे यहां H प्लस बढ़ाना है इस पोजीशन पर, जिसे आप क्या कह रहे हो, ल्यूमन, जिसे आप क्या कह रहे हो, ल्यूमन। समझो ध्यान से, देखो दिस इज PS2 है ना, इसे आप ल्यूमन कह रहे हो, इस चीज को समझो, आप इसे ल्यूमन कह रहे हो, इस खाली जगह को, यहां H प्लस बढ़ाना है। देखो कैसे करेंगे, क्या 3 तरीके, 3 मेथड है। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, पानी को इधर तोड़ेंगे, पानी को जब इधर तोड़ेंगे, इस साइड तोड़ेंगे, ये फर्स्ट मेथड है बेटा। देखो ये वाली साइड को कहते हैं स्ट्रोमल साइड, बाहर वाली ये साइड सारी स्ट्रोमल साइड कहलाती है, ये अंदर कहलाती है ल्यूमिनल साइड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज PS2, PS2 के इस साइड में पानी को तोड़ रहे हैं, पानी तोड़ने से ऑक्सीजन बनेगी और साथ में H प्लस बनेगा, इलेक्ट्रॉन तो PS2 ले लेता है। ठीक है, तो जब हम पानी को अंदर तोड़ेंगे तो H प्लस यहां बढ़ेगा, तो इसका मतलब मान लेते हैं, चलो 101 हो गया, एक बढ़ गया, समझ आया। तो पहला तरीका H प्लस बढ़ाने का, पानी को तोड़ दो, कहां तोड़ रहे हो, इस साइड पानी को ब्रेक कर दो, ये क्लियर हो गई, पानी तोड़ दिया, तो पानी किसने तोड़ा, PS2 ने। तो पहला तरीका H प्लस बढ़ाने का, पानी को तोड़ना, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर एट ल्यूमिनल साइड, किसकी साइड, ल्यूमन, अंदर की तरफ। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करो, यहां खर्च कर दो H प्लस को, कैसे, जब आप NADP प्लस से NADPH बनाओगे तो इसमें H प्लस खर्च हो जाएगा, क्योंकि यूज हो जाएगा। तो देखो सेकंड तरीका यह है कि आप स्ट्रोमा में से डिक्रीज करो। देखो कि यहां पर H प्लस बढ़ाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, बनाओ, बनाओगे कैसे, PS2 को, पानी को ब्रेक कर रहा है। दूसरा है खर्च करो अपोजिट साइड में, क्योंकि डिफरेंस बढ़ाना है ना हमें, तो डिफरेंस कैसे बढ़ाओगे, देखो अभी मान लो यहां पर अंदर जो था मेरे पास 100 था, समझ लो इस बात को, अभी मान लेते हैं यहां पे 100 था, बाहर भी 100 था, मैंने H प्लस बनाया, 2H प्लस जो भी बनाया, मान लो एक ही बनाया, तो यहां बढ़ गया, मान लो 101 हो गया, अभी डिफरेंस कितने का, 1 का। इसने क्या किया, इसने कहा कि जो PS हमारे पास क्या है, PS1 है, देख लो इस बात को बेटा, ये चीज समझो आप, कि मान लो ये हमारे पास PS1 है, दिस वन इज PS1, दिस वन इज PS1, तो PS1 क्या करे,
NADP से इससे H प्लस जोड़ के NADPH बना दे और वो इस साइड करे, तो इसका मतलब वो H प्लस को खर्च कर रहा है। आप देख रहे हो वो H प्लस को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो एक तरीके से H प्लस इधर और कम हो गया तो यहां 99 हो गया। आप देखो डिफरेंस 2 का हो गया। और एक तरीका ये है कि PS2 से जब PS1 जा रहा हो इलेक्ट्रॉन तो H प्लस को यहां ले आए। तो हमारे पास 3 मेथड है H प्लस बढ़ाने के। पहला, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अंदर की तरफ हो और ऑक्सीजन यहीं बनेगी, H प्लस यहां बना। दूसरा तरीका यह है कि जो PS2 है हमारे पास, PS1 है, PS1 NADPH जब बनाएगा वो H प्लस यहां से यूज करेगा स्ट्रोमा से, सही है, यहां से यूज करेगा। तीसरा तरीका यह है कि जब PS2 से PS1 पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऐसे इस एनर्जी से H प्लस को स्ट्रोमा से ल्यूमन में लाओ। ये 3 तरीके हैं H प्लस का ग्रेडियंट बढ़ाने के। पहला, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का तोड़ना, जो ल्यूमन के साइड होगा। स्ट्रोमा साइड में NADPH क्या करो, बनाओ। H प्लस खर्च हो रहा है तो डिफरेंस बढ़ेगा ना, हमें डिफरेंस बढ़ाना है, हमें नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे दोनों तरफ 100 है, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर मुझे यहां कम करना है, कम कैसे करूंगा, 99 कैसे करूंगा, NADPH बना के। यहां बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊंगा, पानी तोड़ के। इधर अंदर क्या करूंगा, पानी तोड़ूंगा। दूसरा, बाहर से H प्लस अंदर लाऊंगा। तो ये 3 तरीके हैं मेरे पास क्या करने के, H प्लस ग्रेडियंट बनाने के। अब इसको हम NCERT में अगर देखें तो वो इस तरीके से दिखा रहा है, ध्यान से देखो बेटा, इस तरीके से दिखा रहा है। देखो, दिस इज PS2, तो फर्स्ट मेथड इज दिस इज PS2, ये पानी को ब्रेक कर रहा है ल्यूमन की साइड, दिस इज ल्यूमन, तो ल्यूमन के साइड उसने पानी को तोड़ा तो ये H प्लस आ गया। पहला तरीका ये है कि H प्लस कैसे बना, पानी को ब्रेक करके। सेकेंड इज कि NADP से NADPH बनाने वाला एंजाइम जिसका नाम फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज है, वो इस साइड है। किस साइड है बेटा, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा की साइड है, PS1 पे। दिस इज PS1, इस PS1 पे NADP प्लस से NADPH बनाने वाला एंजाइम बाहर की तरफ है, बाहर मतलब स्ट्रोमा की साइड है। उससे क्या होगा, H प्लस यहां यूज हो जाएगा, तो H प्लस क्या हो गया, यूज हो गया। किसने किया, PS1 ने। तो ये दूसरा तरीका H प्लस डिक्रीज करने का। ये चीज समझ आ रही है, H प्लस कैसे डिक्रीज किया, फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज, जो NADPH बनाएगा NADPH से, वो हमारे पास किस साइड है, इस साइड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। ये सब बाहर क्या है बेटा, स्ट्रोमा। और ये डायग्राम है थाइलाक्वाइड। ये क्या चीज है बेटा, थाइलाक्वाइड है ना, ये डायग्राम था, ये थाइलाक्वाइड, ये पिंक से जो बना रखा है दैट इज थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन। थर्ड तरीका क्या बताया था, ध्यान से सुनना। थर्ड तरीका ये है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है जिसका नाम है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन लेकर और H प्लस लेकर PQH2 बनाता है। मतलब देखो, प्लास्टोक्विनोन में आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन और H प्लस जोड़ दिया, H प्लस यहां से जोड़ दिया और साथ में इलेक्ट्रॉन आ रहा था PS2 से, तो ये बन गया। ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता, अंदर छोड़ देता है H प्लस को। मतलब एक तरीके से NCERT लिखती है कि जो फियोफाइटिन है वो प्लास्टोक्विनोन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लास्टोक्विनोन H प्लस को स्ट्रोमा से उठाता है और अंदर छोड़ देता है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन कैरियर, और अंदर यहां बढ़ा देता है H प्लस। तो 3 तरीके से H प्लस बढ़े। पहला, ध्यान से सुनो, फिर मैं रिपीट करता हूं, NCERT लिखती है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 दैट इज फियोफाइटिन give its electron not to an electron carrier। मतलब प्लास्टोक्विनोन is not an electron carrier only, it is a hydrogen carrier। हाइड्रोजन कैरियर क्या होता है, ये क्या करेगा, ये H प्लस उठाएगा स्ट्रोमा से और अंदर फेंक देगा। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोजन कैरी करना, हाइड्रोजन कैरियर है। मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर, और जो बाहर से H प्लस को उठाकर अंदर फेंक देगा। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टोक्विनोन की। तो वो क्या है बेटा, मेरे पास हाइड्रोजन कैरियर है जो रिमूव करेगा प्रोटॉन को स्ट्रोमा से और अंदर ले आएगा ल्यूमन में। तो मैं रिपीट करूंगा 3 तरीके में, पहला पानी ब्रेक करना, दूसरा NADPH बनाना, थर्ड मेथड ये है बेटा हमारा कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 विच इज फियोफाइटिन, वो अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को देगा। प्लास्टोक्विनोन सिंपल इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता, वो बाहर से H प्लस को लेके खुद अंदर की तरफ आता है और H प्लस को छोड़ देता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज हाइड्रोजन कैरियर, बिकॉज इट इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सो हाइड्रोजन कैरियर।
इतनी बात ध्यान रखनी। ये 3 तरीके हैं H+ बढ़ाने के। और H+ बढ़ाया क्यों? क्योंकि जब वो F0 F1 से जाएगा तो हमारे पास एटीपी बनेगी। तो पहले एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा नहीं था, बाद में उन्होंने FNR ऐड किया है और यहां पर प्लास्टोक्विनोन दिखाकर हाइड्रोजन कैरियर के बारे में बताया है। एनसीईआरटी में एक बहुत डिफिकल्ट लाइन वही लिखी है कि फियोफाइटिन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट अ प्लास्टोक्विनोन विच इज अ हाइड्रोजन कैरियर। वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, मतलब प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन लेके बाहर से अंदर की तरफ आएगा और प्रोटॉन यहां छोड़ देगा। तो ये तरीके हैं H+ बनाने के। तो आप प्रॉपरली एनसीईआरटी रीड करें, आपको समझ आएगा। एनसीईआरटी ने बाद में पूछा आप क्यों खुश हो रहे हो H+ बढ़ा के? क्योंकि H+ बढ़ाने से हमारे पास एटीपी सिंथेसिस होगी। क्लियर है ये बात बेटा? क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। क्लियर? डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? क्लियर? तो हम यहां से अब डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं और देखेंगे कैसे एटीपी तो हमने यहां बना लिया लाइट रिएक्शन में। अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन क्या था, उसे क्या नाम देते हैं और वो क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम जानते हैं। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने एटीपी सिंथेसिस देख लिया है केमियोस्मोटिक से, और पढ़ेंगे अब हम डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या है बेटा, देखिए जरा ध्यान से। डार्क रिएक्शन जो है उसे हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। क्लियर? लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, एटीपी और NADPH। क्लियर? तो जरा डार्क रिएक्शन के कुछ नाम हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले इसे हम नाम देते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब यह है कि इसमें हम कोई फूड बना रहे हैं। बायोसिंथेटिक का मतलब हम कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें CO2 को एसिमिलेट कर रहे हैं फूड में, तो इसे हम कह रहे हैं बायोसिंथेटिक फेज। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, इसमें इसे क्या होता है, इस फेज को डायरेक्ट सनलाइट की नीड नहीं होती, पर इसको लाइट के प्रोडक्ट चाहिए। इसे डार्क रिएक्शन कहना मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलत नाम है, क्योंकि ये रात में नहीं होता, ये होगा डे टाइम में ही। पर इसको क्या नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसे लाइट के प्रोडक्ट चाहिए। तो डार्क रिएक्शन जो है बेटा, नॉट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट बट इट रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट। इसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, है ना। सनलाइट का क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट चाहिए। और वो है क्या, सनलाइट ना लिख के हम लिखेंगे लाइट रिएक्शन। इसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि इसको चाहिए NADPH। क्लियर? और इसको चाहिए हमारे पास ATP, क्योंकि इस प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, CO2 की रिडक्शन करने वाले हैं। डार्क रिएक्शन में CO2 की हम क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन। आप ध्यान से समझो, रिडक्शन के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए और ग्लूकोज बनाएंगे। तो जो हाइड्रोजन चाहिए मुझे, वो कहां से आएगी, NADPH से। दूसरा, रिडक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसके लिए एनर्जी ATP से आएगी। अब देखो, हमने ये सिंपल समझा कि डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है रॉन्ग नेम है, गलत नाम है। और ये रॉन्ग नेम क्यों है, गलत नाम क्यों है, ध्यान से सुन लो। डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है, गलत नाम है। रीजन ये है कि ये रात में नहीं होता। डार्क रिएक्शन को एक्चुअल में डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, होगा ये भी डे टाइम में ही, इसे लाइट के प्रोडक्ट चाहिए। तो ये एक बेसिक आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, डार्क रिएक्शन की जो डिस्कवरी है उस पर एनसीईआरटी ने एक बढ़िया डिस्कशन रख दिया है जो आपको समझना है, और मैं आपको वो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा रहा हूं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी जो थी वो उस टाइम पे हुई जब रेडियो एक्टिविटी का हम लोगों ने मिस यूज किया। हम लोगों का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रेस ने, है ना, ह्यूमन जो मानव प्रजाति ने बेसिकली क्या किया, हमारे पास मिस यूज किया किसका, रेडियो एक्टिविटी का। 1945 में उससे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह वो सब बनाया। तो डार्क रिएक्शन में उसका क्या सिग्निफिकेंस आया, बेसिकली कैल्विन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रेडियो एक्टिविटी को यूज करके डार्क रिएक्शन के स्टेप्स को पता किया। तो समहाउ उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का एक पॉजिटिव इफेक्ट बताया और उनको
सॉरी हम भी बोलेंगे 1959 1960s के अराउंड उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया इस काम के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी कैसे होती है, पर इसमें रेडियो एक्टिविटी का काफी रोल है और इस चीज को समझेंगे कि डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी से रिलेटेड हम क्या बात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक फ्लो चार्ट के थ्रू जानेंगे कि डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी क्या है। सबसे पहले ये समझे बेटा, जो डार्क रिएक्शन के स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं, उनकी जो डिस्कवरी हुई, क्या चीज थी, उनकी डिटेल्स जो हुई, वो किसने डिस्कवर की? कैल्विन ने। तो कैल्विन ने क्या करा बेटा? कैल्विन ने हमारे पास यूज किया रेडियो एक्टिविटी को। तो रूड यूज किया उन्होंने एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। समझ रहे हो? रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक करके एक टेक्निक होती है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी यूज करते हैं। तो कैल्विन ने क्या किया? रेडियो एक्टिविटी का एक पॉजिटिव यूज दिखाया। उन्होंने कैसे किया? ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने कैसे ये काम किया? उन्होंने, मान लीजिए, ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में सिंगल सेल की एल्गी को ग्रो किया जा रहा था। ये एल्गी हमारे पास क्लोरेला थी। मान लेते हैं ये एल्गी मेरे पास सिंगल सेल की ग्रीन एल्गी थी और सिंगल सेल की जो ग्रीन एल्गी है उसका नाम हमारे पास क्लोरेला है। उसका नाम हमारे पास क्या है? क्लोरेला। तो कैल्विन ने, ध्यान से सुनेंगे, कैल्विन ने सिंगल सेल की जो ग्रीन एल्गी थी जिसका नाम क्लोरेला है उसको ग्रो कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा? कार्बन का रेडियो आइसोटोप लिया C14, ऐसे वाली उन्होंने CO2 ली, ऐसे वाली उन्होंने क्या ली? CO2 ली। और उस CO2 को, जिसमें C14 था, उस CO2 को किसको दिया? एल्गी को दिया। समझ रहे हैं? वो CO2 किसको दिया? उन्होंने एल्गी को दिया। अब उन्होंने क्या किया? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि डार्क रिएक्शन की या C3 साइकिल की या कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हम ये बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी का उसमें रोल था। हम प्लांट को अगर देखते हैं तो क्या दिया जाता है? CO2 दिया जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो हम कार्बन की रेडियो एक्टिव फॉर्म C14 वाला CO2 लेंगे, मतलब ऐसा CO2 जिसमें C14 है। अब ये CO2 को उस एल्गी को देंगे, ध्यान सुनना, एल्गी को देंगे। और हम क्या करेंगे बेटा? कुछ टाइम के बाद एल्गी के सेल्स को किल करके हम क्या करेंगे? टाइम इंटरवल पे, आफ्टर टाइम इंटरवल्स हम क्या करेंगे? एल्गी के जो सेल्स हैं, एल्गी के सेल्स को किल करके उसके क्लोरोप्लास्ट में से केमिकल आइसोलेट करेंगे, उसके क्लोरोप्लास्ट में से कुछ केमिकल निकालेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां चलती है? क्लोरोप्लास्ट में चलती है। ये वॉन सैक ने बताया था। तो हम क्या करेंगे? उसको C14 वाला CO2 देंगे, कुछ टाइम के बाद उसके क्लोरोप्लास्ट में से केमिकल्स निकाल के देखेंगे। हमें यह पता चलेगा, ध्यान से सुनेंगे, हमें यह पता चलेगा कि सबसे पहले ए में रेडियो एक्टिविटी दिखी। मतलब हमारे पास, मान लो, हमें मान लेते हैं कोई केमिकल मिला APR, ये 3 केमिकल मुझे मान लेते हैं, मैं, ये रियल नहीं है, ऐसा मान लेते हैं कि मुझे 3 केमिकल मिले उस क्लोरोप्लास्ट में से, ठीक है। तो मैंने 5 मिनट के बाद किल करके देखा या 2 मिनट के बाद किल करके देखा, तो मुझे मिला कि जो A केमिकल है वो रेडियो एक्टिव है। ऐसा मैंने कब देखा? जब मैंने 2 मिनट के बाद हमने सेल को किल करके देखा। मैंने बोला ना डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम करेंगे। फिर मैंने आफ्टर 4 मिनट के बाद किसी और एल्गी के सेल को इसी में से किल करके देखा, तो मैंने पाया कि ए के साथ साथ मेरे पास आर पर भी रेडियो एक्टिविटी है। फिर मैंने पाया बेटा, मैंने पाया कि ए के साथ अगर 6 मिनट बाद देखा आर के अलावा पी पर भी है। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं कहता हूं सबसे पहले ए पर रेडियो एक्टिविटी आई, फिर आर पे आई, फिर पी पर आई, तो मैंने इस चीज को ऐसे ऑब्जर्व किया, मैंने इस चीज को ऐसे ऑब्जर्व किया कि CO2 जो था जिसपे C14 था, CO2 जो था जिसपे हमारे पास C14 था, ध्यान से सुनो, C14 था, वो पहले फर्स्ट किसमें गया होगा? किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर उसने A बनाया होगा। दिस इज A, इस पर रेडियो एक्टिविटी मिली। मतलब इस CO2 ने क्या किया होगा? कोई कंपाउंड मान लो X था, उसके साथ ऐड होके A बनाया होगा, तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी A पर मिली, क्योंकि उस पर मिली, फिर A और R दोनों पे मिली, तो इसका मतलब A से R बना होगा।
फिर R से P बना होगा, ऐसे पता चला। तो इसका मतलब मुझे स्टेप पता चल रहे हैं, मुझे फाइनली क्या पता चल रहे हैं, स्टेप पता चल रहे हैं। तो केल्विन ने क्या क्या बात बताई, क्या क्या ऑब्जर्व किया। पहला केल्विन ने बताया बेटा, केल्विन ने बताया कि ये जो A है ये पहला प्रोडक्ट है इस पूरे प्रोसेस का। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो पहला प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, समझ लो बेटा, 3 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड है, 3 कार्बन हमारे पास कंपाउंड है। ये चीज समझो, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि केल्विन ने जब रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज करी तो उसने सीक्वेंस बता दिया अलग अलग टाइम पर किलिंग ऑफ सेल से कि ARP ये सीक्वेंस है। फिर उसने ये बोला कि ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट बना, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। वो फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और मैक्सिमम प्लांट्स में भी वो 3 कार्बन का मिला। उस कंपाउंड का नाम है, ध्यान से सुनेंगे, उस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और उस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में फॉस्फेट मेरे पास तीसरी कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पर है, इसलिए इसके आगे हम लोग 3 लिखते हैं ऐसे। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 3PGA। P का मतलब फॉस्फो, G का मतलब ग्लिसरिक, A का मतलब एसिड। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहला कंपाउंड था CO2 जुड़ने के बाद। तो दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट पता चल गया 3 कार्बन का है, और बहुत सारे प्लांट्स में यही मिला। तो इसीलिए हमने बोला कि C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स वो थे जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का मिला। फर्स्ट प्रोडक्ट कितना मिला, 3 कार्बन का। सोचो जरा ध्यान से, मतलब केल्विन ने रेडियो एक्टिविटी यूज करके पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्टेप्स पता लगा लिया। बाद में उसने ये भी बताया कि ये प्रोसेस साइक्लिक है। कैसा है प्रोसेस, कैसा है, साइकिल है, पूरी साइकिल है, बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे। तो इसने इसको बोला कि पहला प्रोडक्ट जो है, पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का है। हुआ ये बेटा, हुआ ये कि उसके बाद उसने ये कहा, उसने कहा ठीक है, पहला प्रोडक्ट जो है हमारे पास 3 कार्बन का है, ठीक है, 3 कार्बन का है, और हमारे पास जो होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास ये जो पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है। दूसरा उसने क्या किया, ये R क्या है, P क्या है, पूरे स्टेप वर्कआउट किए। तो स्टेप्स जो थे उसको वर्कआउट किया। वर्कआउट का मतलब होता है पता लगाना, सारे स्टेप्स पता लगाए। इसीलिए डार्क रिएक्शन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं उस साइंटिस्ट के नाम पे, दैट इज केल्विन साइकिल, या उसको हम नाम देते हैं C3 साइकिल। वाई C3 साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। ये चीज समझ रहे हो। तो केल्विन ने बोला कि भाई पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, उसने वो पता लगा लिया बेटा कि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। कैसे, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब उन्होंने ये पता लगा लिया तो एक चीज दिमाग में ये बैठ गई कि क्या सारे प्लांट में यही मिलता है। तो फिर लेटर अलग अलग साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि नहीं भाई, इन सम प्लांट हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन, कुछ में 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट मिला जिसको हम कहते हैं OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये मिला। तो इसीलिए उन प्लांट्स का नाम C4 प्लांट रखा गया। तो हुआ ये बेटा, हुआ ये कि केल्विन ने देखा कि भाई पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का है, तो उसने प्लांट का नाम C3 प्लांट और C3 साइकिल रख दिया। उसी सिमेट्री को मेंटेन करते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने देखा क्या सब में यही मिलता है। तो उन्हें कुछ ऐसे प्लांट मिले जिनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का भी था, तो उन्होंने उसका नाम C4 प्लांट रख दिया। क्या नाम रख दिया बेटा, C4 प्लांट रख दिया। ये चीज समझो, उसे क्या नाम रख दिया, C4 प्लांट नाम रख दिया। ठीक है, अब दिक्कत कहां है, दिक्कत कह रहा हूं, अब हमें क्या पता करना है बेटा। देखो मैं ये कह रहा हूं, दिस X जो था इसको CO2 से जोड़ा था और मेरे पास A बना था। समझ रहे हो, हमने क्या पढ़ा, अभी यही पढ़ा। देखो ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, हमने ये पढ़ा, मान लो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई कंपाउंड X था, उस पर हमने CO2 जोड़ा और फाइनली मेरे पास क्या बना था, पहला प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, PGA। ये पता लगाया था जो कि 3 कार्बन था, ये पता लगाया केल्विन ने।
तो हुआ ये, ध्यान से सोचो, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक CO2 को X में जोड़ रहे हैं और ये PGA 3 कार्बन का बन रहा है, तो आपसे पूछूं ये X कितने कार्बन का होगा, आप कहेंगे 2 कार्बन का, क्योंकि 2 कार्बन पर एक CO2 जोड़ोगे तो 3 कार्बन की चीज बनेगी। तो हुआ ये, तो इसे मैं नाम दे सकता हूं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। नाउ व्हाट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसपे आप CO2 जोड़ के PGA बनाते हैं। देख लो ध्यान से, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर वो कंपाउंड है जिसपे CO2 जोड़ के PGA बनाते हैं। जब PGA 3 कार्बन का, आप देखो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हमारे पास, उससे मैं क्या ऐड कर रहा हूं, CO2 ऐड कर रहा हूं और मैं क्या बना रहा हूं, PGA बना रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके कार्बन के नंबर बताओ, तो आप कहोगे यार ये 1 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 2 होना चाहिए, ऐसा 2 होना चाहिए। पर बहुत ईयर्स तक साइंटिस्ट खोजते रहे कि कोई 2 कार्बन का कंपाउंड मुझे क्लोरोप्लास्ट से मिल जाए, मिला नहीं। मतलब 2 कार्बन का कोई कंपाउंड मिला नहीं। दे वर ट्राइंग टू सर्च 2 कार्बन कंपाउंड, कहां से? दे वर ट्राइंग टू सर्च 2 कार्बन कंपाउंड, कहां से? क्लोरोप्लास्ट से, मिला नहीं। तो फाइनली पता चला, इस चीज को समझो बेटा, कि फॉर मैनी ईयर्स साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड, साइंटिस्ट जो है हमारे पास बेटा, साइंटिस्ट जो थे, जो वर्कर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो क्या खोज रहे थे? साइंटिस्ट ट्राई टू सर्च 2 कार्बन प्राइमरी एक्सेप्टर। 2 कार्बन क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर को खोज रहे थे। बहुत ईयर्स तक 2 कार्बन के प्राइमरी एक्सेप्टर को खोज रहे थे, पर मिला नहीं, उनको नहीं मिला 2 कार्बन का। उनको फाइनली पता चला कि प्राइमरी एक्सेप्टर 5 कार्बन का है। प्राइमरी एक्सेप्टर कितने कार्बन का है बेटा? प्राइमरी एक्सेप्टर 5 कार्बन का है, जिसका नाम है, हमारे पास ध्यान से सुने बेटा, जिसका नाम है RUBP, 5 कार्बन की शुगर है। क्लियर? जिससे एक CO2 ऐड करके, पर ये 6 हो गई, हमें तो 3 चाहिए, इससे PGA ही बनेगा, लेकिन ये 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। तो कहानी ये है कि केल्विन ने बता तो दिया कि पहला प्रोडक्ट ये है और CO2 से जोड़ के बना है, तो इसको खोज रहे थे हम बहुत ईयर्स तक, मिला नहीं 2 कार्बन का। फाइनली पता चला वो 5 कार्बन का है ना। फाइनली क्या पता चला? 5 कार्बन का, और उसका नाम था RUBP। RUBP एक शुगर है 5 कार्बन की, फुल फॉर्म में राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्लियर हो गई बात? तो RUBP मिल गया, हमें पता चला भाई ये 5 कार्बन की चीज है, ये 2 की नहीं है। तो ये हो गया प्राइमरी एक्सेप्टर। तो यहां से हमें क्या क्या पता चला है अभी, ताकि हम पूरा प्रोसेस पढ़ सकें, पूरा प्रोसेस समझ सके, वो ये है बेटा, अभी तक हमें ये पता चल गया कि C3 साइकिल में, C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? PGA, 3PGA, प्रॉपर वर्ड है PGA। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो मैं 3PGA लिखूंगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो है 3PGA, 3PGA, मतलब थर्ड कार्बन पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोल रहे हैं, फॉस्फेट लगा हुआ है। और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है बेटा हमारे पास RUBP। RUBP हमारे पास प्राइमरी एक्सेप्टर है, दैट इज RUBP, है ना, दैट इज RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है। ये मुझे पता चल गया, जो कि 5 कार्बन का था, जो कि क्या था? 5 कार्बन का था। मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी ने यही सब चीज बताई है कि मिसनोमर पूछा भी है बेटा आपसे, कि उसने बोला है कि इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम कुछ ऑर्गेनिक चीज बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है? तो कैन वी से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर? क्या वो गलत नाम है? हम कहेंगे हाँ है गलत। कैसे है? क्योंकि ये रात में नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसे लाइट के प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है बेटा कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई हमारे पास। कह रहा है जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारे पास रेडियो आइसोटोप एक ऐसा तरीका था
जिससे मेल्विन कैल्विन ने बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के पॉजिटिव चीज को दिखाया, पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाया। उन्होंने 3 कार्बन की शुगर के बारे में बताया। क्या यूज किया बेटा? C14, देख रहे हो C14। और एल्गी, एल्गी कौन सी ली थी? क्लोरेला, एल्गल फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने ये बताया ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इन शॉर्ट पीजीए, क्लियर, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है पीजीए। और कुछ प्लांट्स में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड मिला जो 4 कार्बन का था। ऐसे ही फिर हम क्या करते रहे, अलग अलग प्राइमरी एक्सेप्टर खोजते रहे। हम 5 कार्बन की मुझे शुगर मिली जो कीटोज है, कीटोन ग्रुप वाली। लेकिन साइंटिस्ट कौन सी खोज रहे थे? देखो लिखा हुआ है 2 कार्बन की खोज रहे थे, पर उन्हें मिली नहीं, ठीक है, क्योंकि होती ही नहीं है, क्लियर। अब हम क्या जानेंगे बेटा? डार्क रिएक्शन के स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि डार्क रिएक्शन में कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं। ध्यान से सुने बेटा, डार्क रिएक्शन के कौन से स्टेप्स हैं इनको हम सीखेंगे, क्लियर। हमारा मेन टारगेट है इसमें रिडक्शन। अगर अपने दिमाग में रिडक्शन बिठा के रखोगे तो आपको समझ आएगी बात। मुझे क्या करना है? रिडक्शन करना है। मुझे क्या करना है? रिडक्शन करना। और एक थंब रूल ये है, ध्यान से सुने, थंब रूल ये है, अगर आप एसिड की रिडक्शन करते हो, ध्यान से सुनो, मैं जो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा ये अपने दिमाग में बिठाओ पहले, क्योंकि आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई और आप 12th में आपने बायोमोलिक्यूल 12th की केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप 11th के हैं तो कुछ रूल याद करो। रूल ये है, ध्यान से सुनो, शुगर में हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। पहली बात तो ये याद रखो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एसिड की जब रिडक्शन करते हैं, ये रूल याद करने, प्रोसेस समझने के लिए, क्योंकि जब आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो कुछ बेसिक चीज याद कर लो। एसिड की जब रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और मैं बोल रहा हूं कि अल्कोहल ग्रुप किस में होता है? शुगर में। इसका मतलब एसिड की रिडक्शन करके आप शुगर बना सकते हो। 2 पॉइंट समझ आ रहा है? शुगर में हमारे पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मैंने बोला आपको कि एसिड की रिडक्शन करके आप अल्कोहल बना सकते हो, और शुगर को मैं अल्कोहल बोल रहा हूं, तो इसका मतलब एसिड की रिडक्शन करके शुगर बनाई जा सकती है। और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन होनी चाहिए, और रिडक्शन कौन करेगा? NADPH। कहां से आया? लाइट रिएक्शन में। किसके इलेक्ट्रॉन लाया? पानी के इलेक्ट्रॉन। तो ये पानी के इलेक्ट्रॉन थे जो NADPH के पास हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अब किसको रिड्यूस करने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो नेचर ने क्या किया? पानी के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? NADP+ को, NADPH बनाया। तो पानी के इलेक्ट्रॉन दिए PS2 को, PS1 से PS2 से PS1 से कहां चले गए? NADP+ के पास। तो आते हैं डार्क रिएक्शन में, स्टेप्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझो, 5 कार्बन की एक शुगर जिसका नाम RUBP है। RUBP बेटा 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की शुगर। और कैसी शुगर है? कीटोन वाली। जब आप आगे पढ़ोगे, कीटोज शुगर है बेटा, आगे पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुगर 2 तरीके की होती है, एक एल्डिहाइड ग्रुप वाली और एक कीटोन ग्रुप वाली। उसके अलावा उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो या एल्डोज है या हमारे पास कीटोज है। समझ आ रहा है? या तो एल्डोज है या हमारे पास क्या है? कीटोज है। क्लियर है? अब जरा आगे जाते हैं। तो RUBP एक शुगर है। RUBP एक क्या है? शुगर है हमारे पास। इस RUBP में मैंने बाहर से CO2 जोड़ दिया। CO2 कितने कार्बन है? 1 कार्बन, ये जोड़ दिया। ये कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो मेरे पास जो बना है प्रोडक्ट उसका नाम है PGA। PGA मतलब 3 PGA, और ये 3 कार्बन है। 3 का मतलब 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट है। और ऐसे मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2। टोटल 6 कार्बन हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इस स्टेप का नाम, क्योंकि इसमें CO2 ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ CO2 इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहला स्टेप है, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला स्टेप है RUBP की कार्बोक्सिलेशन करके PGA बनाना। NCERT लिखती है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज PGA। स्टेबल मतलब इसके बीच में कुछ और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है जिसका नाम PGA है। तो ये PGA बन गया मेरे पास। ये क्या बन गया? PGA बन गया। यहां पर फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो, तो हमारे पास RUBP है जो 5 कार्बन की शुगर है, और ये 3 PGA है जो 2 कार्बन का है। ठीक है, क्लियर बेटा? ध्यान से सुने। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद क्या है?
इस पीजीए की हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिडक्शन। हम इसकी रिडक्शन करेंगे। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया आपको, एसिड की रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे और वो शुगर होगा, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप होता है शुगर में। असल में शुगर होती क्या है, कीटोन के साथ खूब सारे OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, और एल्डिहाइड के साथ खूब सारे OH ग्रुप। तो या तो कीटोन वाले OH होते हैं या एल्डिहाइड वाले OH होते हैं। सिंपल ये बात समझो। अभी आप क्या करने वाले हो, रिडक्शन। तो रिडक्शन करोगे तो शुगर बनेगी। क्या बनेगी, शुगर। ये 3 कार्बन का एसिड है, तो इसकी रिडक्शन करके आप 3 कार्बन की शुगर बना सकते हो, जिसे हम कहेंगे 3 कार्बन के लिए वर्ड लाएंगे ट्रायोस, और ट्रायोस फॉस्फेट। तो 3 कार्बन की आपके पास शुगर बन गई। क्लियर। इसके लिए आपने क्या खर्च किया, इसके लिए आपने खर्च किया NADPH। आप देखो जरा, अगर मैं यहां NADP प्लस लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया है, इस एरो में, ये देख रहे हो, ये वाली एरो, इस वाली एरो में हाइड्रोजन हटाया है, तो उसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस एरो में देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस एरो में ऑक्सीडेशन हुई है, तो इस वाली में क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इसलिए स्टेप को हम कह रहे हैं रिडक्शन। दूसरी बात, इस रिडक्शन में मुझे एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी, तो मैं क्या खर्च करूंगा, ATP, और यहां क्या आ जाएगा, ADP। अब क्योंकि यहां पर ये 2 है, तो यहां से मैं 2 खर्च कर रहा हूं बेटा। ये कितने खर्च कर रहा हूं, 2। ये समझ रहे हो। तो इसका मतलब 2 PGA की रिडक्शन करी मैंने, 2 NADPH और 2 ATP यूज करके मेरे पास ADP बन गया बेटा। क्या बन गया, ADP और PI बन गया, फॉस्फेट अलग हो गया, वो एनर्जी यूज कर ली। तो सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन, और मेरे पास क्या बन गई, शुगर। यही तो मुझे डार्क रिएक्शन में करना था, मुझे शुगर ही तो बनानी थी, मुझे रिडक्शन करना था, तो ये मैंने कर लिया। लेकिन होता यह है बेटा, क्योंकि ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलाए रखने के लिए कुछ शुगर ऊपर चली जाती है और कुछ इसमें से नीचे आ जाती है। नीचे जो ग्लूकोज की फॉर्म में आ गई, और ऊपर का मतलब जाने का मतलब रीजनरेशन, क्योंकि साइकिल को चलाए रखना है। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, दैट इज हमारे पास रीजनरेशन। मैंने क्या बोला, समझो, मैंने ये बोला कि साइकिल को चलाए रखने के लिए मुझे क्या करना है, शुगर को इसको रीजनरेट करना है। इसको क्या करना है, रीजनरेशन करनी है। तो रीजनरेशन कैसे करूंगा, ट्रायोस फॉस्फेट से मैं RUBP बनाऊंगा। ट्रायोस फॉस्फेट से मैं क्या बनाऊंगा, RUBP बनाऊंगा। ये चीज समझ आ रही है बेटा, क्या बनाऊंगा, RUBP। और RUBP बनाकर हमने क्या किया, यहां पर NADP से हमने क्या बना दिया, NADPH बना दिया। ये चीज समझ आ रहा है, NADP प्लस से हमने NADPH बना दिया। मतलब, सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहां पर ये नहीं, ATP है, मतलब हमने यहां पे क्या किया बेटा, एनर्जी खर्च कर दी। यहां भी मुझे ATP खर्च करनी पड़ी, ADP और PI आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ शुगर नीचे आ गई और कुछ ऊपर चली गई, ताकि साइकिल चलती रहे। तो हमने ये पढ़ा कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो CO2 को साइकिल में लाता है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, जो बेसिकली क्या है, इनिशियल CO2 फिक्सेशन है, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। तो मैं अगर स्टेप्स को लिखूं प्रॉपरली, तो मैं लिखूंगा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन। स्टेप्स लिख रहा हूं बेटा C3 साइकिल के। तो हमारे पास C3 साइकिल के जो स्टेप्स हैं, पहला है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें इनिशियल CO2 फिक्सेशन हो रही है। इसमें क्या हो रही है, इनिशियल CO2 फिक्सेशन हो रही है। और कैसे हो रही है, RUBP कंबाइन कर रहा है किसके साथ, CO2 के साथ। और क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं PGA के। PGA 3 कार्बन है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो प्रोसेस है ये कहां हो रहा है, डेफिनेटली स्ट्रोमा में। लोकेशन है इसकी स्ट्रोमा, और इसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम बेटा अभी हम लिख रहे हैं रुबिस्को। ये वो एंजाइम है विच इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, है ना। सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन अर्थ पर रुबिस्को होती है, एनिमल में कोलेजन होती है, दोनों मिला के पूछो तो रुबिस्को है, ठीक है। दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 ऐड करना। सेकेंड स्टेप हमारे पास है बेटा रिडक्शन, क्योंकि हमें शुगर बिना रिडक्शन के नहीं बनेगी। तो रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी स्पेंड करेंगे।
एनर्जी स्पेंड करेंगे, और एनर्जी स्पेंड कैसे करेंगे? एटीपी की फॉर्म में, और NADPH भी एनर्जी की फॉर्म होती है, पर उसमें इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने पीजीए को रिड्यूस कर दिया किसमें? 3 कार्बन की शुगर में। हमने क्या बना दिया? ट्रायोज फॉस्फेट बना दिया, जो 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का, पर ये 2 हैं तो ये भी क्या बनेंगे? 2। इसके लिए मैंने क्या खर्च किया? अभी जस्ट बताया। इसके लिए मैंने 2 NADPH खर्च किए, और मैंने 2 NADP बनाए, प्लस लिख रहे हैं, और यहां पर इसके अलावा मैंने 2 ATP खर्च किए और 2 ADP बनाए। तो ये चीज की बेटा मैंने, ये चीज की मैंने, ठीक है। तो ये हो गई रिडक्शन। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कैसे करोगे? आपको साइकिल को चलाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आप क्या करोगे? ट्रायोस फॉस्फेट से वापसी RUBP बना रहे हो, और इसमें भी आपको क्या खर्च करना पड़ रहा है? ATP, और क्या बन रहा है? ADP। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक CO2 को फिक्स करने में 2 ATP यहां खर्च हुए, 1 ATP वहां, पूरी साइकिल में बात कर रहा हूं। तो टोटल कॉस्ट जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई? 3 ATP और 2 NADPH, जिसको हम यहां देख सकते हैं, जिसको हम यहां देख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, RUBP से हमने CO2 जोड़ा और बना दिया PGA। इस PGA से हमने बनाया ट्रायोस फॉस्फेट और फिर RUBP, ठीक। जरा ये देखो, यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का, ये 3 कार्बन 6 हो गई, ये 1 कार्बन, ठीक है। यहां पर मैंने कितना NADPH खर्च किया? 2 NADPH खर्च किया और 2 ATP खर्च किया है। इसके अलावा 1 ATP यहां खर्च किया। अब ध्यान से देखना, ट्रायोस फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 कार्बन है। अब अगर मुझे ग्लूकोज के लिए जाना है, इसका मतलब यह हुआ कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए, ध्यान से देखो बेटा, एक CO2 को फिक्स करने के लिए मैंने 3 ATP और 2 NADPH को खर्च किया है। समझ आया? 3 ATP और 2 NADPH को खर्च किया है। अगर मैं एक ग्लूकोज के लिए इसे बनाऊं, पूरे ग्लूकोज के लिए, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। RUBP 5 कार्बन है, तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कार्बन हो गई 30, टोटल 30 कार्बन हो गई। अब आओ, बाहर से लाओ 6 CO2, तो टोटल आपके पास, आप देख रहे हैं, मुझे सारे मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां PGA आया। PGA के 3 कार्बन थी, कितने मॉलिक्यूल थे? पहले 2, 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां 12 आ गया, तो टोटल कितनी कार्बन हो गई? 36। देख लो, 30 यहां है, 6 यहां पे, ये 36 हो गई। अब यहां पर आपने क्या किया? रिडक्शन करी, तो रिडक्शन में भी सबको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। तो यहां पर हो गया 12 NADPH से क्या बन गया? 12 NADP, और ये भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या लिखेंगे? 6, यहां भी क्या लिखेंगे? 12 ATP यहां हमने स्पेंड कर दिया, 12 ADP आ गया। मैं इसको इसलिए 6 से लिख रहा हूं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? ग्लूकोज बनाऊंगा 6 CO2 से, ठीक है। यहां मेरे पास आ गया ट्रायोस फॉस्फेट, जो 3 कार्बन था, 36 है यहां पर, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो टोटल कितनी हो गई? 36 कार्बन। अब यहां से आप 30 कार्बन ऊपर ले लो, वापसी आ गई है 30, और 6 कार्बन नीचे ले लो। यही मैं बोल रहा था कि ट्रायोस फॉस्फेट में से कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे। तो हम ये कहेंगे, आप देख लो खुद से, 30 कार्बन ऊपर ले ली, वापसी RUBP आ गया जितना था, और 6 CO2 से मैंने नीचे क्या ले लिया? एक ग्लूकोज ले लिया। तो जो या तो सुक्रोज बना देगा ट्रांसपोर्ट के लिए, या स्टार्च बना देगा स्टोरेज के लिए। तो और यहां पर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? एक था तो इसे 6 ATP लिख दिया, और यहां पर 6 ADP आ गया। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि अगर मैं इस साइकिल को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ये ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको क्लियर दिखेगा कि 30 कार्बन ऊपर जा रहे हैं और 6 कार्बन नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? ये है कि अगर आप एक ग्लूकोज के लिए साइकिल को देखो, अगर आप एक ग्लूकोज के लिए साइकिल को देखो तो आपको क्या दिखेगी? ध्यान से देख लो बेटा,
ये एक CO2 के लिए है और ये एक ग्लूकोज के लिए है। अगर आप एक ग्लूकोज के लिए साइकिल को देखोगे तो आपको क्या दिखने वाला है? एक ग्लूकोज के लिए आपको दिखेगा कि आपको टोटल 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। देख रहे हो कैसे किया मैंने? ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 कार्बन का, ये 30 कार्बन आ गई। ठीक, सही है। अच्छा, 6 CO2 टोटल 36 हो गई, ये रही 36, तो 12 इंटू PGA। फिर यहां पर मैंने इसकी रिडक्शन कर दी, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो यहां 12 मॉलिक्यूल आ गए किसके? ट्रायोस फॉस्फेट के। उसमें से आपने क्या किया? 10 मॉलिक्यूल ऊपर ले गए। 30 कार्बन ऊपर ले जाने का मतलब 10 मॉलिक्यूल ऊपर ले गए, और यहां से कितने मॉलिक्यूल नीचे लाए? ट्रायोस फॉस्फेट के 2, मतलब 6 कार्बन आप नीचे लाए, और उसने क्या बना दिया? ग्लूकोज। टोटल को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो एक CO2 फिक्स करने में ये लगेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका, इसका मतलब केल्विन साइकिल अगर 6 टाइम घूम रही है तो एक ग्लूकोज मिल रहा है आपको। क्लियर, समझ आ रहा है? केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स करने के लिए कितने ATP और कितने NADPH, और 3 स्टेप है। कौन से स्टेप में शुगर बन रहा है हमारे पास? ध्यान सुनो, कौन से स्टेप में शुगर बन रहा है? रिडक्शन में। क्लियर? इसमें शुगर कौन कौन है? ट्रायोस फॉस्फेट और RUBP। एक साल क्वेश्चन आया था कि बेटा ये पूछा था कि PGA शुगर है कि नहीं। PGA शुगर नहीं है, PGA क्या है? एसिड है, क्योंकि एसिड की रिडक्शन के बाद शुगर बनता है। तो ये हमने बेटा C3 साइकिल कंप्लीट कर लिया है, और हम बेटा एक बैकग्राउंड के साथ इस बात को छोड़ रहे हैं कि जो रुबिस्को है, रुबिस्को में ऐसा स्पेशल क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं बेटा कि C3 साइकिल हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसको कराने वाले यहां पर फर्स्ट एंजाइम का नाम रुबिस्को है। ठीक है, रुबिस्को है। रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये नाम है रुबिस्को का। मतलब वो CO2 को भी कंबाइन कर सकता, ऑक्सीजन को भी कंबाइन कर सकता RUBP के साथ। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रुबिस्को में स्पेशल क्या है ऐसा, रुबिस्को में इस ऐसा स्पेशल क्या है कि हम उसे अब आगे पढ़ें। मतलब रुबिस्को क्यों स्टडी कर रहे हैं हम लोग, क्या रीजन है रुबिस्को पढ़ने का कि आगे के टॉपिक से हम उसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि रुबिस्को के ही टॉपिक से हम पढ़ पाएंगे C4 साइकिल। ये आपको लिंक बताना है मुझे कि क्या लिंक है रुबिस्को में, ऐसा क्या है कि वो जो बेसिकली आगे का लिंक बनाने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा C4 साइकिल और उसको जोड़ेंगे, और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में लाइट रिएक्शन की डिटेल यूज करूंगा, C4 साइकिल की C3 की साइकिल की डिटेल यूज करूंगा, तो प्लीज उसे पढ़ के आइएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर? दूसरी चीज बेटा, हम लोग लगभग सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो आपका काम सिर्फ NCERT पढ़ना है, और उसके क्वेश्चंस आपको PYQs लगाने, और कौन से PYQs काम के हैं? 2013 के बाद के। उससे पहले वाले में डाटा है जो नॉर्मली नहीं आता था। क्लियर? अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाटा मिले आप उसे छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और वहां पढ़ेंगे C4 साइकिल और रुबिस्को की वो डिटेल और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।